नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है और इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि हम जो वोटर लिस्ट है उसे रिवाइव करेंगे और इस बात को विपक्ष वोट बंदी के तौर पर देख रहा है और कह रहा है, इसको नामकरण कर दिया है वोट बंदी का। अब कहा यह जा रहा है कि इस वोटबंदी से 2 से 2.5 करोड़ वोटर्स पर इसका असर पड़ेगा, वो लिस्ट से गायब हो सकते हैं। अब अगर बिहार में परिस्थिति देखेंगे तो 7.5 करोड़ के आसपास जो है वहां पर वोटर्स है। इसमें से अगर 2.5 करोड़ या 2 करोड़ वोटर निकल जाएंगे या फिर उन पर असर पड़ेगा तो चुनाव पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और ये वोटर कौन होंगे? विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये जो पिछड़ा समाज है, जो कि विपक्ष को एक तरह से वोट करेगा, मजबूत करेगा, उनको ही हटा देने का प्रयास है। जिस तरह से आरोप महाराष्ट्र में लगे उसी तरीके से अब बिहार में भी लग रहे हैं चुनाव से पहले। अब इसका क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से देख रहे हैं, नामकरण किया गया है वोट बंदी, नोटबंदी थी उसको वोट बंदी कर दिया है। क्या इस पूरे मुद्दे में आपको कोई दम दिख रहा है विपक्ष जो उठा रहा है, क्योंकि ईवीएम के बाद अब वोट बंदी हो गया है? देखिए, समझना ये पड़ेगा हिमांशु जी कि हुआ क्या है। अभी चुनाव आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट बिहार की जो है वो जारी कर दी और ये कहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट तक जिनके भी नाम थे उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बट ये जो 2003 से 2025 के बीच में जो लोग आए हैं पिछले 22 साल में, इनको अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जिनके भी नाम ऐड हुए पिछले 20-22 सालों में, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, उनके फादर या मदर का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अन्यथा ये उनके चुनाव वोटर मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट करने की जो वैधता है उस पे अंकुश लगा दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपने पूछा कि इसके रैमिफिकेशंस क्या हैं, क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 20-22 साल से, यानी 2003 तो नहीं पर 2005 से बिहार में यही सरकार है, नीतीश कुमार सरकार है। तो आप क्या झक मार रहे थे? 20 साल से जो लोगों के नाम ऐड हुए हैं, आप उन पे कैसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते? ये तो जब आपके स्टेट में गवर्नमेंट थी उस दौरान इन लोगों के नाम ऐड किए गए। अब आप ये बोल रहे हो कि उन लोगों को अपनी वैधता जो है वो प्रमाणित करनी पड़ेगी। तो इन लोगों, अच्छा, इसमें भी ये वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को मान नहीं रहे, तो भाई फिर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? ये आपके गवर्नेंस के टाइम में ये चीज हुई है। तो जो बड़ा मीडिया जो सवाल नहीं पूछ रहा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इनको अपने ही गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क है। ये पिछले 20 साल से यदि ये लोगों को ये प्रूफ करने के लिए लगा रहे हैं कि ये लोग भारत के मूल रहवासी हैं, बिहार के मूल रहवासी हैं, तो ये वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के अलावा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दें या बर्थ सर्टिफिकेट दें। तो सवाल फिर ये उठेगा कि 20-22 साल के अंदर में इनके वोटर आईडी कार्ड बने कैसे, इनके आधार कार्ड बने कैसे, जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को, जो बात को मैंने भी आपके सामने उठाया है, इसको हर मीडिया कर्मी ने हैमर करना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। क्योंकि क्या है, बिहार के मुद्दे पे मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग बोलने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि हुआ क्या है। क्लैरिटी मैं ये दे रहा हूँ कि 2003 की वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब 2003 के हिसाब से सब काम चलने वाला है। लोगों को सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई ये 22 साल में से 20 साल तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, तो क्या ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड पे या आधार कार्ड पे, ये नीतीश कुमार की गवर्नेंस का फेलियर नहीं शो करता है क्या? ये तो उनकी गवर्नेंस का फेलियर शो करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दूसरा रामिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन साइजेबल है। जो नेपाल से लगा हुआ जो चिकन नेक के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे किशनगंज हो गया। आप यदि कलकत्ता से दार्जिलिंग जाओ तो आपको रास्ते में किशनगंज नजर आएगा स्टेशन। तो आप सोचोगे कि अरे यार, ये बंगाल से बंगाली जा रहा हूं मैं,
दार्जिलिंग भी बंगाल का हिस्सा, कलकत्ता भी बंगाल का हिस्सा। तो ये बिहार का किशनगंज कहाँ से आ गया? तो ये चिकन नेक के आसपास के जो एरिया है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा थोड़ा आप इस तरफ नॉर्थ साइड में आ जाइए तो गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, दरभंगा हो गया। ये 6-7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें करीबन मेरे ख्याल से 40 से 45 सीट होगी, 40 से 50 आप मान लीजिए। तो ये पूरा खेल जो है, ये 40 से 50 सीट जहां पे कांग्रेस और आरजेडी स्ट्रांग है, उसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। पूरी कवायद जो की जा रही है, किसी अगर हिंदू का नाम आएगा तो आप देखेंगे 100 में से शायद 80 नाम जो है पास हो जाए कि पड़ोसी ने भी वैधता दे दी तो मान लिया जाएगा, है ना। पर मुसलमान में 100 में से 100 वैधता मांगी कि आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लाओ। सारे मुसलमानों ने बिहार में निकल जाना चाहिए सड़कों पे कि हम 20-22 साल से नीतीश कुमार का शासन है, तो हमारा ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कैसे बना, आप ये बताइए। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये स्टेप लेके इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट के गवर्नेंस पे पिछले 20 साल का जो शासन काल है, उसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन कमीशन अगर वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की बात कर रहा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि पीके प्रशांत किशोर, क्योंकि इस बार चुनाव में पूरी तरीके से अभी से सक्रिय हो गए हैं, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 सीटें भी अगर जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और प्रशांत किशोर जो है एक चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं इससे पहले, तो उनकी बातों को अगर ध्यान से सुने और ये समझें कि 25 सीटें अगर नीतीश कुमार जीतने की स्थिति में नहीं है, तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी कॉन्फिडेंस में नहीं है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस तरह की कवायद कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक झटका लगे? यार प्रशांत किशोर को बोलो कि वो अपनी भविष्यवाणी पहले कर ले कि वो कितनी सीट जीतने वाले। वो दूसरों की सीट जो है ना, उनकी बड़ी बुरी आदत है, वो पूरे दुनिया भर की भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में बोला था कि भाजपा आ रही है, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से आ रहे, और हमको दिखा कि कितने बड़े वो फेलियर साबित हुए। तो ये प्रशांत किशोर को, ये जो मीडिया है ना, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप बोलते हो, जो निहायत ही महामूर्ख मीडिया है, इनको 24 घंटे अपने न्यूज चैनल रन करने हैं, तो उसके लिए किसी को भी स्टूडियो में बैठा के क्वेश्चन कुछ भी उठ पटांग पूछते हैं। प्रशांत किशोर को किसी और के ऊपर में भविष्यवाणी करने के बदले उनको अपने ऊपर भविष्यवाणी करनी चाहिए कि आप कितनी सीट जीत रहे हो। वो तो बोल रहे पूर्ण बहुमत से मैं सरकार बनाने वाला हूँ। 2% भी वोट उन्होंने ले लिया है, जो जमीन पे वहां लोग घूम रहे हैं वो बता रहे हैं अगर 2% भी सीट वोट प्रशांत किशोर ने ले लिया, 2 से 2.5%, तो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप अपना खेल तो बना नहीं पा रहे, दूसरों का खेल फालतू की उलझुल बातें करके बिगाड़ने में लगे हो। और ये मीडिया जो है, देखिए ये चीज अगर स्टॉक मार्केट में तो उसको फिक्सिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्रंट रनिंग बोलते हैं। इस चीज को ठीक नहीं माना जाता है कि आप कोई दूसरी कंपनी की हवा खराब करने में लगे। पॉलिटिकल इसमें जो है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बकवास करके चला जाता है और देयर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इनकी बातें सही हो गलत हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और ये लोग भी बेशर्मी से बोल देते हैं कि भाई आपने हमको स्पेस क्यों दिया, आपने हमारी बात को चलाया क्यों। तो ये एट द एंड ऑफ द डे मीडिया पे ही क्वेश्चन मार्क आता है। एएनआई और दूसरे जो अभी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू चला रहे हैं, इन लोगों के पास में टाइम काटने के लिए कुछ है नहीं, सब्सटैंटिव न्यूज दिखाने के लिए न्यूज तो करते ही नहीं है। ये तो सरकार से जो आता है प्रेस रिलीज, उसी को ये स्टोरी का जामा पहना के चलाने लग जाते हैं। तो अभी इनके पास में कुछ है नहीं चलाने के लिए। बारिश का मौसम आ गया है, कहाँ इनके रिपोर्टर निकलेंगे बारिश में, है ना। मेहनत करते हो, आपके जैसे 4 PM के रिपोर्टर थोड़ा ना है लोग कि मेहनत करते हो धूप में निकल जाए बारिश में निकल जाए। तो इस तरीके के ये मटेरियल जो है जमा करते हैं और कोई भी आके कुछ भी। अब कल को प्रशांत किशोर बोलेंगे मैंने थोड़ा ना बोला था इन मीडिया चैनल्स को कि मेरे प्रिडिक्शंस को आप दिखाओ, तो वो तो सही बोल रहे प्रशांत किशोर एक तरीके से। ये मीडिया चैनल्स की जिम्मेदारी। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के बोलने का 1% भी जो है मतलब असर के कारण भारतीय जनता पार्टी ये सारे जो है प्रपंच रच रही है। इस प्रपंच के मूल में जो है वो ये है कि इनको मुसलमानों के वोट काटने हैं, वन सिंगल लाइन मुसलमानों के वोट काटने हैं। और जिन भी डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे स्क्रूटनी बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला। बाकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हिंदू बहुल एरिया है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर यही स्ट्रैटेजी इलेक्शन कमीशन की है, फिर तो इस तरीके से मई 2024 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में महाराष्ट्र में जितने नए लोगों के नाम ऐड हुए थे, वो सारे लोगों को मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो है आपको लगाना चाहिए था। वहां तो बड़े प्यार से आपने सरकार बना ली, वहां उस टाइम में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं थे। तो बिहार के वक्त में क्यों चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत साइजेबल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और ये काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पर्स है, 7-8 का तो नाम मैंने आपको लेके बताया, ठीक है। तो ये पूरा खेल जो है ये बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में सघन है, मतलब अगर कहीं है, जैसे मुंब्रा में है, तो मुंब्रा में मुसलमान ही बहुत ज्यादा है, पर वो एक सीट है, ठीक है। तो इस तरीके से सीट्स बहुत लिमिटेड है, पॉपुलेशन भले ही ज्यादा हो, वो चीज बिहार में नहीं है, बिहार में डिस्पर्स है पॉपुलेशन। तो ये एक बड़ा कारण है, ये जो मुझे लगता है कि जिसके कारण ये बीजेपी गवर्नमेंट और चुनाव आयोग कर। जी हिमांशु। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको हटाना, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का एम है? और इसके मूल में क्या वक्फ बिल है? क्योंकि वक्फ बिल के जरिए किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हुई, उनकी पार्टी में किस तरह से नेता छोड़ छोड़ कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी भी यही जानती है कि जिस तरह से उनकी नीतियां रही हैं पिछले कुछ सालों में, मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं करने जा रहा है, और मुस्लिम समाज अगर उनको वोट नहीं करेगा तो विपक्ष को करेगा, इससे विपक्ष मजबूत होगा, तो उस कड़ी को ही तोड़ दो। क्या ये वजह दिख रही है वक्त के मद्देनजर, अगर देखें उस चश्मे से देखें? बिल्कुल, वक्फ बिल से तो जुड़ा ही है। देखिए, मुसलमानों का एक साइजेबल वोट जो है ना जेडीयू को मिलता था, पर जेडीयू ने जिस तरीके से वक्फ बिल पे बीजेपी का साथ दिया और एनडीए ने सब मिलके वोटिंग की, इससे मुसलमान इस बार डिटरमाइंड है कि सब के सब मिलके एक गट्ठर में वोट डालेंगे कांग्रेस और आरजेडी को। मुसलमानों के वोटों में किसी भी तरीके से आपको जो है डिवीजन नजर नहीं आएगा। ये प्रशांत किशोर जो घूम घूम के 2 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बेसिकली ये स्पाइंग का काम कर रहे हैं। यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे कितने किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एक अच्छा साइजेबल डाटा आ गया इन लोग के पास। इनको ये समझ में आ गया कि जेडीयू को जो मुसलमानों के वोट मिलते थे, वो इस बार बिखराव नहीं होने वाला। तो वो मुसलमानों की जो वोट है, वो वोटों को कैसे थोक में कांग्रेस और आरजेडी को एक ब्लॉक में नहीं मिलना चाहिए, ये उसकी कवायद है। और आपने एकदम इसको वक्फ के साथ जो जोड़ा, बिल्कुल सही जोड़ा कि वक्फ बिल आने के बाद से ही जो है ये क्रोधित थे जितने भी बिहार के अंदर में मुस्लिम। आपको अगर वहां आप लोगों से बात करें तो आपको समझ में आएगा, ये मुसलमान लोग कहीं आरजेडी को स्ट्रांग ना बना दे, कांग्रेस को स्ट्रांग ना बना दे करके ये स्टेप इनिशिएटिव लेके आया गया। अगर ये इतने सीरियस है तो इनको सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी 20 साल से तो आप शासन में हो नीतीश कुमार के साथ में, तो आपके टाइम में ये कैसे कैसे इन लोगों के नाम जो है, इनको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इनका कैसे बना? ये आपके गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाता है। आपका गवर्नेंस इतना लचर है, इसके लिए इसी को मुद्दा बना के बिहार के इलेक्शन में उतरना चाहिए कि ये इतना लचर इनका गवर्नेंस है कि ये खुद ही अपने कार्यकाल में समय में जो लोगों के नाम वोटर आईडी में ऐड हुए उस पर ये ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो है बेसिकली येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जो है हमको इलेक्शन जीतना है। देखिए, भाजपा अगर ईमानदारी से काम करे तो इनका पलड़ा भारी है, ये अगर ये सब नहीं भी करे तो भी इनका पलड़ा भारी है। कारण ये है कि भाजपा आज की डेट में एक संगठित पार्टी है, इसके पास में पार्टी वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, ज्यादा हैं, और इनके पास में पैसे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत के जितने कुबेरपति है सब इनकी जेब में है, और इनको अच्छा मोटा तगड़ा जो है इनको मिलता है आपका ये चुनाव की फंडिंग। वही अपोजिशन जो है, अपोजिशन के पास में धन का अभाव है, पहली चीज। दूसरी चीज हिमांशु जी, कांग्रेस और आरजेडी के लीडर है, खासतौर पे तेजस्वी यादव, इनसे मिल पाना लगभग असंभव। यदि आप तेजस्वी से मिलना चाहोगे तो बीच में 4 लाइन है, संजय यादव तो विनोद तो कोई पता नहीं कितने ऐसे 4-5 लोग आपको जो है मिल जाएंगे जिनसे होके गुजर के फिर आप तेजस्वी से मिलोगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है एसेसेबल। ये बहुत बड़ा, जो मैं अभी बिहार में 3 हफ्ते पहले था, मैंने जो लोगों से घूम के बातें की, मुझे ये बात पता चली कि तेजस्वी यादव जो है ना तो पत्रकारों के लिए एसेसेबल है,
तमाम तरीके के उनके सेक्रेटरीज है, और एक ये कोई संजय यादव नाम आ रहा है जिसकी बहुत ज्यादा घोर निंदा कर रहे हैं। जो भी पत्रकार, जितने जितने भी भाई लोगों से मैंने वहां बात किया, उन लोगों का कहना है कि भाई आप पहुंचने ही नहीं दोगे तो आपके बारे में, आपके विचारों को सुन के आदमी क्या लिखेगा और ना आपसे सिंपैथी रखेगा। तो ये आरजेडी को थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ये एसेसिबिलिटी जो है वो ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ फ्लॉज हैं जो आरजेडी और कांग्रेस को दूर करने की जरूरत है। ये दूर करेंगे तो शायद अभी 3-4 महीने का समय है और स्ट्रांग बनते हुए। जी हिमांशु। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की भी बिहार में एंट्री हो गई है, कोई फर्क पड़ने वाला है विपक्ष को या फिर सत्ता पक्ष को किसी तरीके से? क्योंकि गुजरात में एक सीट जीत लेना इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार की राजनीति में उस्ताद हो गए। बिहार की राजनीति ना दिल्ली जैसी है, ना गुजरात जैसी है, ना महाराष्ट्र जैसी है। यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है और यहाँ प्लेयर्स बहुत है। मैं एक लिस्ट देख रहा था तो मैं प्लेयर्स का नाम गिनते जा रहा हूँ। मतलब आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, ओवैसी साहब हो गए, केजरीवाल जी भी हो गए, पीके साहब हो गए, बीजेपी, जेडीयू, मांझी, चिराग, उनके चाचा, सहनी, कुशवाहा। मतलब आप देखिए तो एक लंबी लिस्ट है। मतलब इतने इतने कैंडिडेट्स है, उसमें केजरीवाल क्या सरवाइव कर पाएंगे? अपनी जो उनकी नीतियां रही हैं कि हम भाई फ्री की बिजली ले लो, फ्री का शिक्षा ले लो या फिर स्वास्थ्य ले लो, क्या बिहार में टिक पाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका हिमांशु जी। देखिए, आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली हुई पार्टी, तो बड़े क्रांतिकारी किस्म के लोग हैं, पर ये कई बार क्रांति के भाव में गलतियां भी कर जाते। जो हमने देखा कि हरियाणा में इन्होंने गलती की, बिहार में भी वही गलती करने जा रहे हैं। 2000 वोट मैक्सिमम इनको किसी सीट पे मिल गए तो मिल गए, वो भी इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटी के कारण। सवाल ये बनता है कि भैया आपके पास में हर सीट से लड़वाने के लिए उम्मीदवार है भी क्या? यदि आपके पास में उम्मीदवार नहीं तो क्या आप खाली खेल बिगाड़ने जा रहे हो क्या वहां पे? देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी बहुत पसंद। ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये क्रांति से निकले हुए लोग हैं, और मुझे इनकी फाइटिंग स्पिरिट, इनके लड़ने की जुझारू क्षमता जो है वो मुझे बहुत इंप्रेस करती है। आज भी यदि नरेंद्र मोदी से कोई एक पार्टी लोहा ले रही है, लड़ रही है, तो वो आम आदमी पार्टी। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के ही सब बड़े बड़े नेता जेल गए हैं। कांग्रेस के नेता नहीं गए जेल, बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के गए। तो और न राष्ट्रीय जनता दल के गए, न समाजवादी के गए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को डाला गया जेल में। इसका मतलब है जुझारू लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, ये फाइटर्स हैं। तो फाइटर्स लोगों के साथ में जो है मेरी तो सब मतलब पूरी तरीके से जो है सद्भावना उन लोगों के साथ में, क्योंकि लड़ना चाहते। आपने जो पूछा कि ये बिहार के इलेक्शन में उतरे, मुझे लगता है कि ये एक गलती कर रहे हैं। अभी भी समय है कि ये बात करें अपने जो वहां के रीजनल जो लीडर्स हैं, और उनसे पूछे कि भाई आप कोई 5 सीट 10 सीट बताओ जहां पे संभावना है कि हम कुछ कर सकते हैं, आप वहीं से इलेक्शन लड़ो। आप पूरी जगह से क्यों जा रहे हो? फिर इससे इमेज क्या बनेगा कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के लीडर्स हैं, इन्होंने टिकट बेच के पैसे कमाए, तो आपकी जो क्रांतिकारी वाली छवि है वो बहुत धूमिल होगी। अरविंद केजरीवाल जी जो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे, जो उनका ग्राफ बढ़ा था, उस ग्राफ में गिरावट क्यों आई है? यही उल जुलूल एक्शंस के कारण। ठीक है, आप अपनी इमेज ऐसी मत बनाओ कि राज्यसभा की सीट आप बेच रहे हो, राज्यसभा की सीट बेच के आप पैसे ले रहे हो और फिर वो सीट दे रहे हो। अगर आप ये बोल के उभरे थे कि हम पार्टी में डिफरेंस है, हम दूसरी पार्टियों से अलग है, तो फिर आप दूसरी पार्टियों जैसे हो जाओगे, तो फिर हमारे जैसे लोग, जो क्रांतिकारी लोग ढूंढते हैं, हमारे जैसे लोगों की पूरी जो है, आप कह लीजिए कि वेल विशेस जो है वो खो दोगे। तो अभी भी समय है, आम आदमी पार्टी को अपने स्टेप्स के ऊपर में सोचना चाहिए। इनको आरजेडी और कांग्रेस के लीडर्स के साथ में बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि हम कौन सी सीट से जीते। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो निकल के कांग्रेस और आरजेडी में चला गया है। अंगेश सिंह करके इनके बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी के बिहार के, वो और उनके साथ में काफी सारे आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी 1 महीने पहले छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, आरजेडी में शामिल हो गए। कारण ये कि अरविंद केजरीवाल को 10 साल से समझा रहे थे कि आप बिहार से इलेक्शन लड़िए। अरविंद केजरीवाल ने इनकी बात नहीं मानी। अब जब ये चले गए तब अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। तो ये तो वही हो गई ना कि चिड़िया चुग गई खेत वाला। भाई आपने 10 साल माने नहीं, अब आपको क्या मिलेगा? आपके कार्यकर्ता भी चले गए और इलेक्शन जीतने की संभावनाएं भी आपकी कम है। जी हिमांशु।
राजीव जी, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से फील्डिंग सजाने की कोशिश कर रहा है, आने वाले वक्त में सियासी पारा और चढ़ेगा इस चीज को लेकर, और जो भी डेवलपमेंट होगी उसको लेकर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब क्योंकि विपक्ष का दूल्हा तो तय हो गया है, तेजस्वी यादव खुद को अपना दूल्हा बता रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फेस मैं ही हूं। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वहीं रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा इलेक्शन कमीशन ही बनेगा, या फिर नीतीश कुमार जी के साथ में प्रधानमंत्री की फोटो कुछ कह रही है, कुछ बयानबाजी कर रही है चीख चीख कर कि क्या होने जा रहा है?